मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड के साथ साथ ही 12 साल के सफर में महिलाओं को क्या कुछ मिला। और आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ेंगी मंजू शर्मा जी, जो जयपुर शहर सांसद हैं, और साथ में है हमारे नीलम मित्तल जी, राजस्थान 40 महिला विंग की चेयरपर्सन है। गुंजन चावला जी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर हैं। पूर्वा गुप्ता जी हैं हमारे साथ, लॉयर हैं। सभी का स्वागत है। मैं नीलम जी आपके पास में आना चाहूँगा। अगर 12 साल के सफ़र को हम यूँ देखें, खासकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी ने काफ़ी हाईलाइट की। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आगे ला सकते हैं, बैंक के जो खाते हैं किसी भी वर्ग के, अगर नहीं है तो खाते खुलवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम्स का सीधा चला जाए। लेकिन रोज़गार की बात करें, महिलाओं की जो एक आधी आबादी है उसकी बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ में, एमएसएमई में वहाँ क्या कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि हाँ, जिससे कह सकें हैं कि हाँ बिल्कुल उन्हें एक बूस्टर डोज की तरह ये टाइम रहा और बिल्कुल रिफॉर्म्स और इनोवेशन दोनों में ही सपोर्ट मिला हो। देखिए 26 मई 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल शुरू हुआ और इन 12 सालों में उन्होंने न केवल महिला वर्ग और स्पेशली उद्यमियों को लेकर हर एक वर्ग को सेग्रीगेट करके उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा। इसमें से अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक मैं महिला हूं और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से ही ताल्लुकात रखती हूं, महिलाओं के लिए उन्होंने जो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जो काम किया वो था स्वयं रोजगार। हर इंडस्ट्रीज़ की महिला छोटे छोटे गाँव में जो छोटे छोटे एमएसएमई और एसएमई डिपार्टमेंट थी, उनको स्वरोजगार बनाने के लिए गाँव से ही उन्होंने शुरुआत करी। महिलाएं जो कि आत्मनिर्भर नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको आत्मनिर्भर बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरुआत किया। और अगर आज आप देखें तो उद्यमियों की जो छोटे छोटे लघु उद्योग, क्योंकि हमारी जो कहीं ना कहीं फाउंडेशन है वो गाँव से शुरुआत है। महिलाएं घर में ही शुरुआत करती हैं और उसके बाद बड़े शहरों तक पलायन करती है। बट गाँव में जब रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं, जो कि मोदी जी ने 12 साल में करवाएं, तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आज हमारी पूरी कंप्लीट जो महिला उद्यमी है उनके ऊपर पड़ा है। तो मैं ये कहूँगी कि 12 साल में जो मोदी जी का महिलाओं के ऊपर विशेष स्नेह और प्रेम रहा, उसमें कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रियल की जो महिलाएं हैं वो ग्रोथ की स्थिति में आई हैं। जी, तो चलिए कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया उन्हें, और मुद्रा लोन जो है एक, उससे भी काफ़ी कुछ हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। लखपति दीदी एक नया कॉन्सेप्ट आया, ड्रोन दीदी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए ताकि महिलाएं सीधी जुड़ सकें। और विमेन एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसी को लेकर के ये मुझे लगता है कि सारी कवायद रही है। कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के निश्चित रूप से 12 साल के इस सफ़र में ये कहे जा सकते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी तो ये फैसले जरूर उनके साथ में जुड़े रहेंगे, वो चर्चा जरूर रहेगी। तो चलिए, हमारे साथ मंजू जी हैं, और मंजू जी से सीधे हम हमारे कुछ जो पैनलिस्ट हैं वो सीधा सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मैं पूर्वा के पास में जाना चाहूँगा। पूर्वा, आप 12 साल के सफ़र को कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको जो मंजू जी से आप पूछ सकती हैं? सर, मैं ये जो स्पैन है 12 इयर्स का, इसको एक विक्टोरियस सर्कल ऑफ प्रोग्रेशन मानती हूँ, because there have been various like phenomenon changes in all the 4 sectors like social, economic, political, education, through numerous policies, schemes, programs and also judicial precedents, which are all because of the effortless contribution of the government of India. And one thing is this, due to which the females, they have got the essence of self-reliance, self-confidence, social security and independence, most importantly, because we have seen women working and
emerging as women entrepreneurs, they have become capable of combating both the socialist pattern as well as the capitalist pattern of economy. So I consider it as a very beautiful journey in terms of progression and development. But there are some things which have taken place in the recent times, maybe because of the global impact. So to which we can not ask, but we can take the suggestions or as an alternative that how we can respond to them. Like at present जो households हैं मैम, तो उनको बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो चल रहा है, सभी लोग जानते हैं हम कि प्राइसेस ऑफ दी डेली कमोडिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, फिर हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, इनके प्राइसेस स्पाइक हो गए हैं. इफ़ वी शिफ्ट टू द ईवी व्हीकल्स, दे आर अगेन क्वाइट एक्सपेंसिव as compared to diesel and petrol vehicle. So what could be a very balanced suggestion and solution to these problems for a time being, because everybody knows कि global impact और war crisis की वजह से है, हमारी गवर्नमेंट की कमी की वजह से नहीं है. तो बस आप एक थोड़ा सा राहत भरा सजेशन मुझे बताएं. सजेशन तो आप दे रही हैं, आप पूछिए कि ये इनका सीधा सवाल ये है कि डे बाय डे जिस तरह से महंगाई है वो एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की वजह से हो सकती है, मिडिल ईस्ट के कारण हो सकती है, लेकिन आम जन इससे परेशान है क्योंकि बजट गड़बड़ा रहा है. तो इसमें क्या कुछ सरकार राहत दे सकती है? बहुत धन्यवाद पूर्वा जी आपका. आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है. आपने जितनी बात करी, जी मैम, क्योंकि आप खुद मान रही हैं कि 12 वर्षों का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है बहुत ही स्वर्णिम और सुंदर कार्यकाल रहा है. जी. अब कहीं थोड़ी सी परेशानी दूसरे देशों की वजह से अगर मेरे घर में आ रही है तो कभी कभी फेस करना पड़ता है. और वो भी आप और देशों को अगर देखें जहाँ इतना क्रिटिकल माहौल है, उस समय में भी प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ें, कोशिश उनकी यही रह रही है कि सारी चीज़ें मेरे देश के वासियों को मिले और उसमें कोई तकलीफ़ उनको ना हो. तो थोड़ा सा तो जब दुनिया की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति खतरे में है, एटलीस्ट हम शांति से जी रहे हैं हमारे देश में, तो इसको थोड़ा मानना चाहिए. ना बिल्कुल मैम, मैं इससे टोटली एग्री भी करती हूँ और ये होना चाहिए. लेकिन मतलब एक कोई आपके लेवल पे इंडिविजुअल सजेशन हो या कोई ऑल्टरनेटिव हो जिसे हम ऑप्ट कर सके एज ए पब्लिक. ऐसे पब्लिक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमें पेट्रोल डीजल कम मिल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता, हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो ठीक है ना, हम ईवी पर आ जाएं. क्यों ना आ जाएं? जब हम सब महिलाएं हैं तो मैं तो घर से ही उदाहरण देती हूँ कि कभी कभी अगर हमारे दूध खत्म हो जाए तो थोड़ा सा कम दूध डाल के पी लेंगे चाय, अगर पीनी है. तो आई थिंक जो सिचुएशन अभी देश में है उसको सभी सपोर्ट कर ही रहे हैं पब्लिक. और प्रधानमंत्री जी पे पूरे देश का बहुत विश्वास है, ये तो मानना ही पड़ेगा. सो वो कहते हैं, वो सब मानते भी हैं. कभी कभी पूरी दुनिया से आप अगर हमको कंपेयर करें तो हम तो बहुत शांति से सभी चीज़ों के साथ जी रहे हैं. नहीं मैम, जी प्लीज कंटिन्यू. कुछ पूछ रही हैं आप? बस ये था कि ईवी पे अगर स्विच कर रहे हैं तो ईवी में और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है व्हीकल्स में. तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए थोड़ा सा उसको सब्सिडाइज या रिलैक्सेशन पे करवा सकती है प्रोडक्शन हाउसेस से, तो वो एक कंट्रीब्यूटरी रहेगा. अभी तो जैसे ही लोगों की चॉइस बढ़ी है इसमें, ईवी स्कूटी पर 1.5 महीने से पहले नहीं मिलती. वही, बट अगर थोड़ा सा इस पे रिलैक्सेशन होता है तो लिबरलाइजेशन होता है तो थोड़ा सा बेटर होता है. बट दिस कैन बी वर्कड आउट. अगर हम बाहर से कोई चीज़ ले रहे हैं जी तो कैसे करेंगे उसको मैम? वो इसीलिए ईवी पे लाए हैं ना प्रधानमंत्री जी. जब चीज़ें बैलेंस होंगी तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी. जी. चलिए गुंजन, आपके पास में आना चाहूँगा मैं. आपका कोई सवाल है जो अभी समसामयिक मुद्दों पर या 12 साल के सफ़र से जुड़ा हुआ जो मंजू जी से आप पूछ सकती हैं? 12 साल में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोडवेज, हमारे हाईवेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि कहीं पर भी कम्यूट करना है. फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली गुड़गांव बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ने वो कम्यूट बहुत ईजी कर दिया है. लेकिन कहीं ना कहीं इन 12 सालों में एक जो ड्रॉबैक थोड़ा सा लग रहा है, वो लग रहा है पेपर लीक्स के रिगार्डिंग में. हमारे राजस्थान में भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पेपर था 2021 का, वो इन दी एंड जाके वो खारिज हो गया और उसको नए तरीके से करेंगे. अब अभी सब इंस्पेक्टर, आई एम सो सॉरी. एंड अगर जो अभी नीट का पेपर बहुत रिसेंट जो है वो लीक हो गया, एंड लीकेज के चक्कर में जो बच्चे थे जो शायद 2 साल से मे बी 4 साल से मेहनत कर रहे थे,
जिन्हें लग रहा था कि नहीं हमारा ये वाला पेपर क्रैक हो जाएगा, बट नहीं हो, पेपर कैंसिल होने की वजह से उनको एक वापस अटेम्प्ट अभी 21 जून को देना पड़ेगा। लेकिन बच्चे ऐसे भी थे जो उस 21 जून से पहले ही हार मान गए और उन्होंने कहा कि हम एक अटेम्प्ट दिया, हमने बहुत मेहनत करी, हमें नहीं लगता कि हम अपने मॉम डैड की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे। एंड वेरी सैडली उस फैमिली के लिए कि उन बच्चों ने सुसाइड भी किया। तो ये पेपर लीक्स जो हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हम क्या एक्शन कैसे लेंगे, क्या होगा, बिकॉज बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं से हैम्पर हो रहा है। राजस्थान में तो एक्शन लिया गया है और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं। तो अब जब ये हो रही है कार्रवाई, तो मुझे लगता है आगे नहीं होंगे ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट में तो हुआ नहीं है अभी, जब हमारी गवर्नमेंट में आके तो एक्शन लिया है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों का नुकसान भी होता है। सो गवर्नमेंट बहुत संवेदनशील है युवाओं को लेकर के, और कार्रवाई यहाँ तो हुई है, चल रही है, और आगे मुझे नहीं लगता है कि इस कार्रवाई के बाद आगे कोई ऐसी हिम्मत कर पाएगा कि कुछ की बात ऐसा ना हो तो वही बेस्ट ना, उसी के लिए कर रहे हैं ना, ये सजाएं और मुकदमे इसलिए तो होते हैं कि आगे ना हो ऐसी चीज़ें। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ का 15% से ज़्यादा है इस टाइम पर, उस अनएम्प्लॉयमेंट का जैसे हम देख रहे हैं XYZ पार्टीज़ बन रही हैं एंड प्रोटेस्ट चल रहे हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, हर सिटी में जाके, हर स्टेट में जाके, तो वो कहीं ना कहीं यूथ बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है उन प्रोटेस्ट को देखकर कि यूथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट से मे बी अनएम्प्लॉयमेंट से, या फिर मे बी कि एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न्स चल रहे हैं। अब जैसे रिसेंटली यूपीएससी का पेपर हुआ, यूपीएससी का पेपर में बहुत ऐसा पेपर का पैटर्न था कि बच्चों ने कहा हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। 90% जनता ने, मुझे ऐसा लगता है, उसका हो सकता है कट ऑफ डाउन होए तो क्लियर होए, क्रैक होए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसे? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की आप जहाँ तक बात करती हैं, इस सरकार ने जितने रोजगार दिए हैं, रोजाना लाखों बच्चों को नौकरी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही तो नहीं है, सेंटर की भी है, स्टेट की भी है। अब एकदम से इतने सालों की चीज़ें हैं, एकदम से तो नहीं होगी, धीरे धीरे। अभी हर महीने में कुछ हज़ार कुछ लाख बच्चों को रोजगार मिल रहा है, तो धीरे धीरे कम होगा। फिर स्टार्टअप के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 सालों में युवाओं के लिए तो इतना काम किया है, इतना सारा पैसा दे रहे हैं, गारंटी खुद दे रहे हैं, पेरेंट्स नहीं दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बच्चे कमाएं, अपना व्यापार खड़ा करें, फिर वापस जमा करें। इस इतना युवाओं के लिए तो कहाँ, और रोज़ रोज़ नौकरियाँ भी दे रहे हैं, तो अब उसको बैलेंस करने में थोड़ा समय लगेगा। 12 साल में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, मुझे नहीं लगता, आपको शायद जानकारी होनी ही चाहिए, हर डिपार्टमेंट में युवाओं को नौकरी मिल रही है, हर डिपार्टमेंट में। तो ये एक जो चल पड़ा है कि युवाओं को रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, इतना रोजगार आज तक किसी दूसरी गवर्नमेंट ने इतने रोजगार नहीं दिए। हर 1 साल के अंदर लाखों में दे रहे हैं, उसके बावजूद हम अगर ये कहते रहें तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई वो है। रोजगार के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा भी आपको स्टार्टअप के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का तो कहना यही है कि भाई रोजगार देने वाले लोग, आज सारी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में कर रहे हैं, क्यों हमें नौकरी के लिए बाहर जाना है? और पढ़ाई के लिए भी तो इतने सारे कॉलेज, विदेशों की सारी यूनिवर्सिटीज़ हम ला रहे हैं, तो युवाओं के लिए ही है ना। तो ये तो आप लोगों को भी कहना चाहिए कि नहीं, अब नौकरियां मिल रही हैं। एक छोटी सी बात और, अभी जो लास्ट पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, क्योंकि मैं लॉ से बिलोंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा लीगल एग्जाम्स का आइडिया रहता है, उसमें 181 वैकेंसीज निकली थी और सिर्फ 4 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था। तो वो जो बाकी का जो गैप इतना लंबा, सिलेक्शन किसके आधार पर हुआ था? सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, उसमें तो कमेंट क्या कर रही है साहब कि 181 वैकेंसीज और सिलेक्शन 4, तो क्या रहा उसका रीजन भी नहीं बताया गया है कि 177 जो बच्चे हैं वो खाली रह गई, वो सीट खाली रह गई, तो उसका कारण क्या रहा? उसका कोई ना कोई, मेरे को बहुत उसका ध्यान नहीं है आप जिसकी बात कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई वाजिब कारण रहा होगा, इसी वजह से रुकी होगी। नहीं, अगर 4 की होगी तो उनकी भी हो जाती, तो कहीं ना कहीं जो उनकी एलिजिबिलिटी है उसमें कहीं कमी लगी होगी। सो मेरा सवाल अब मैं करना चाहूँगी। हालांकि मैं एक बात बीच में जरूर कहना चाहूँगा, नीलम जी, आपको मालूम होगा, मंजू जी को भी पता होगा, शायद आप लोगों को भी, विद्वान वकील हमारे साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट भी है। 2 चीज़ें हैं उसमें, एक तो विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा,
आप उसको विशेष पैकेज दे सकते हो। कई बार होता है ना, ये पॉलिटिकली बात कहने के लिए कहते विशेष राज्य का दर्जा दो, किसी राज्य को नहीं मिल सकता। ये वर्ल्ड बैंक के हमारे साथ में कंडीशन है। दूसरा, आपके पास में जो पोस्ट्स हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी टेंशन है, लेकिन उसमें से कटौती करनी पड़ेगी। अब क्या कहते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं एक की नहीं कह रहा, सभी कि रोजगार के अवसर देंगे। अवसर कौन देंगे? जैसे नीलम मित्तल जी देंगी या और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा वो देगा अवसर। अब कोई नहीं कहता, मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे कि रोजगार के इतने अवसर होंगे। दो चीजें होती हैं कि वाहन की गारंटी और वारंटी। तो उसी तर्ज पे अब सरकारें कहने लग गई हैं। लेकिन फिर भी आज IIT इंजीनियरिंग MBA जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देख के चलते हैं कि गवर्नमेंट की नहीं, वो अप्लाई ही प्राइवेट जॉब के लिए करते हैं। और मेंटेलिटी उनकी बन चुकी है और प्रिपेयर भी इस बात को लेकर के मुझे जॉब यही करना है, क्योंकि वो तनख्वाह पे नहीं चलते, वो एनुअल पैकेज पे चलते हैं कि हाँ इतने पे चला है। तो बच्चों की भी सोच वो बन चुकी है। अब तो मंजू जी गुजारिश वैसे यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ निवेशक आएँ, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट। दूसरा, निवेशक कितना लेके आ रहे हैं, तो आप सफल हैं। अदरवाइज ये कम है तो आपकी GDP ग्रोथ कर ही नहीं सकती। या फिर आपका इतना हो पहले की तरह, मोहनजोदड़ो की टाइम की तरह कि खुद की इकोनॉमी को खुद ही ने इतना डेवलप कर लिया था कि दूसरे के भरोसे ही नहीं थे। तो सॉरी मैं बीच में, हाँ जी नीलम जी अब आप पूछ सकते हैं। मैम मैं एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और उसी की एक 40 की प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ डिपेंडेंट वाले वर्क में शामिल हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इन 12 सालों में मेरा भी कंप्लीट एक विज़न रहा, बजट में हमारा पार्टिसिपेशन रहा। तो जन्म से परन और परन से मरण तक सभी चीज़ों पे मोदी सरकार ने बिल्कुल फोकस किया। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, इन सब एपिसोड में स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, रोजगार पे ध्यान दिया, MSME, SME, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यहाँ तक कि 33% का आरक्षण लेकर भी मोदी सरकार ही पहली बार मैदान में उतरी है। मेरा सवाल इन सब चीज़ों में, जब मैं JK में जो लगने वाली प्रदर्शनी है उसकी एक लिस्ट देख रही थी, उस लिस्ट में कहीं भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा या अहम कदम नहीं है। आज हम पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के साथ हुआ दुराचार की हर एक न्यूज़ है। कभी किसी का रेप होता है, कभी कोई किडनैप हो जाती है, कभी ट्रैफिकिंग में फंसी जाती है, किसी को बाहर भेज दिया जाता है। मल्टीपल चीज़ें, ये तो वो है जो खबर में आती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्दे के पीछे होती है। क्या आपको नहीं लगता कि इन 12 सालों में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है उसमें कहीं ना कहीं हम एक सब्जेक्ट से थोड़ा सा पीछे हैं, वो है महिला की सुरक्षा? जी देखिए, मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात जो है महिलाओं के ऊपर है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं। जी नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं, उनका ये कहना है कि ये कहीं न कहीं अभी भी जब छूटा हुआ ये है सफर कर रहे तो वो उसमें कहीं ना कहीं अभी मतलब जो मिलना चाहिए वो सुरक्षा का वो नहीं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसमें आप कॉल करके इमीडिएटली 5 से 10 मिनट तक उस सुविधा का लाभ ले सकते हो। CCTV कैमरास का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करा, बट उसके बावजूद भी ऐसे कड़े कानून नहीं बने कि आदमी डरे किसी भी महिला के साथ अपराध करने पे। मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरफ है कि सुरक्षा को लेकर आज भी महिला, कामकाजी महिला असुरक्षित महसूस करती है, रात में निकलने से डरती है, उबर की ड्राइव से डरती है, कहीं सुनसान सड़क पे जाने से डरती है। ये एक बहुत बेसिक मुद्दा है, बट ये कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। जी, पहले से बहुत फर्क आया। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बनाए हैं, कुछ सुविधाएं भी दी हैं, कैमराज हैं, आपके टोल फ्री नंबर हैं, आप उनका यूज़ करें, और बहुत सी ऐसी बातें। अभी महिलाएं कॉन्फिडेंट तो होने लगी हैं। मोदी जी पर विश्वास करके आज महिलाएं निकल भी रही हैं, पहले से ज़्यादा जॉब में भी जा रही हैं, व्यापार भी कर रही हैं, और कुछ प्रदेशों में तो बहुत आराम से दिन रात भी कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेसिकली आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, उन्होंने पूरे को 4 ग्रुप में बांटा है। उसमें एक महिला है, एक युवा है, और एक किसान है, और एक पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़े होने वाले व्यक्ति, उनको ही देख करके और उन्होंने सारे जो योजनाएं जनहित की बनती है इन चारों ग्रुप के लिए बनती है, उन्होंने किसी को अलग से नहीं बांटा है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतने अपने यहाँ भी हम देखते हैं तो कालीबाई स्क्वाड, निर्भया स्क्वाड, सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमको सोसाइटी में भी जो संस्कार देने चाहिए
वो हमें कहीं ना कहीं हमको देने पड़ेंगे। अकेली सरकार और अकेला कानून इसके लिए नहीं वो पूरा पड़ेगा, क्योंकि किसकी मानसिकता, अब हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं, कोई एक वायरल हो रहा था वीडियो जिसमें एक बच्ची का शर्ट कोई एक 2-3 लड़के जा रहे थे बाइक पर, उसने आप ऊपर किया, तो उसके दिमाग में, पीछे आने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो कौन सा कानून बताएगा? कोई बता सकता है? कोई अधिकारी बता सकता है कि पीछे उस, तो कहीं ना कहीं आप महिला, अब बच्चे सुरक्षित काफ़ी हैं, अनेक नौकरियों पे जा रही हैं और इतना सशक्त बनाया है उन्होंने कि आप देखेंगे तो आज सेना में हमारी बच्चियां, अभी आपने सिंदूर वाले मामले में देखा होगा तो ब्रीफिंग की है उन्होंने, आज सीमा पर हर उसमें खड़ी हैं वो जाकर के, कितना भी टेम्परेचर कम हो, कितना भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ कर रही हैं। महिलाओं की मैटरनिटी लीव बढ़ाई है, साथ में उनके हस्बैंड की भी बढ़ाई है कि नहीं, दोनों मिलके बच्चों को पालो। और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने तीसरी बार बजट पेश किया है। महिलाएं, अगर प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी जाती है तो उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, और स्टार्टअप के लिए कौशल विकास की योजना है महिलाओं के लिए। सबसे पहले सोचे, आज आप ये देखो, जो महिलाएं पहले शौचालय के लिए बाहर इंतजार करती थी समय का, आज करोड़ों करोड़ों शौचालय बना के महिलाओं को लिए दिए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात तो ही है। जो उपलब्धियां हम भी चला रहे हैं उसमें उज्ज्वला योजना हो, निश्चित रूप से शौचालय हो, बहुत सारी चीजें हैं, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, बहुत सारी चीजें हैं। नीलम जी का जो क्वेश्चन है वो ये है, मतलब आज हकीकत बात है कि हमारे एक दिल और दिमाग में एक इनसिक्योरिटी इतनी है कि कैब भी कोई बच्ची की कराते हैं, खासकर माताएं, उसकी पीछे से फोटो लेंगी। माँ को अगर करा दिए बच्ची, उसका फोटो लेती है, उसका नंबर लेती है और उसकी कहते हैं कि मम्मा आप इसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन चालू रखिए। बच्चे ट्रैक करते हैं तो 15 मिनट में पहुंच रहे, जब तक वो फ़ोन ही देखते रहेंगे कहाँ। ये कि ऐसी सिचुएशन बन गई, इसमें कोई पार्टी का इशू नहीं है। निर्भया फंड है, निर्भया फंड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद में उसका यूटिलाइज का कोई उसकी समीक्षा नहीं करता। निर्भया स्क्वाड बना हुआ है अपने यहाँ, तो फंड भी बना हुआ है। दूसरा, रेप केसेस में पहले 7 साल या बस उसके आसपास की सजा हुआ करती, 10 साल तक जुर्माना लगा सकते, आज तो मृत्यु दंड तक है, उसके बावजूद भी नहीं हो रही। मैं यहाँ छोटा सा, आप लोगों में से कईयों का दुबई जाने का अवसर मिला होगा, वहाँ क्यों अपराध नहीं होते हैं? छोटा सा कंट्री है, ये कहीं नहीं, हमारी विल पावर की कमी है। क्यों नहीं होते हैं अपराध? रात को 2 बजे भी कई बार बच्चे कहते हैं कि गाने सुन रहे थे तो रेत के दौरों में बैठ करके, तो क्या वहाँ मजाल अपराध की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वहाँ। नहीं, यहाँ सिस्टम की कमी है। मैं दुबई से बात बताती हूँ आपको, आंख उठा के आदमी देख भी नहीं सकता, देखने का जुर्माना ही सीधी फांसी है चौराहे पर। ये दुबई की गवर्नमेंट का है। चलो हम दुबई से, हमारे क्या अपराधी पहले रास्ता निकालते हैं कि मेरा वो आका होगा, मुझे वो बचा लेगा। सशक्तिकरण पे कोई सवाल नहीं है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, पढ़ाई, उनके चिकित्सा विभाग, उनकी हेल्थ को लेकर। जो यहाँ बात मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा को। लेटेस्ट सिर्फ जयपुर की बात करते हैं, आए दिन पेपर में रेप के केस, और रात के 8 बजे 9 बजे के बीच ये टाइम हो रहा है, शाम को हो रहा है, दिन में हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ मोदी जी से ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट उसकी मॉनिटरी और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज मैं भी एक महिला हूँ, उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ जो कामकाजी है। इंडस्ट्री चलाने के लिए एक आउटसाइड में उनको जाना पड़ता है, बट उनका जो काम है वो 6 बजे बंद हो जाता है, जिससे हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। तो मेरा सवाल सीधा सा यह है, क्या हम आगे आने वाले टाइम में, ये अपील है हम महिलाओं की, कि आगे आने वाले टाइम में मोदी सरकार से कि कुछ ऐसा प्रोविजन या कुछ ऐसा कानून लागू करे कि महिला बेखौफ होके, रात हो या दिन हो, काम के लिए बाहर जा सके। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं, कभी जाना होता है, मंजू जी भी गए होंगे, सब लोग गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट में आज भी हमारे यहाँ से बेहतर पोजीशन है। एब्सोल्युटली, यहाँ से बहुत अच्छी, यहाँ की हम हिंदीभाषी राज्य और ये सब कुछ मानते हैं। दिल्ली से ज़्यादा बेहतर लोग मुंबई को बताते हैं, वहाँ सोच उसी तरह की है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी, मंजू जी मैं एक बताना चाहूँगा आपको बात, अभी पता भी कर लेना आप। कोर्ट के आदेश थे कि थानों में कैमरे लगने चाहिए, उसकी फाइल चली, शायद 72 करोड़ या 70 करोड़ के आसपास की वो फाइल चलती रही। 70 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे पा रही कि चलिए कैमरे लगे, तो अदालत के आदेश के बाद की वो फाइल कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही है। समय कम है, मेरे 2 छोटे छोटे से सवाल है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे पैनल में ये है कि आपने एक बार भी
ये नहीं कहा कि जनरली बीजेपी के लीडर्स और जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ये नहीं हुआ था या 60 साल में ही नहीं हुआ। मैं आपका आभार जताता हूँ, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया, आपने अपनी बात कही है। तो इसी पे मेरा सवाल है कि ये कब पीछा छोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है कि पिछली सरकारों ने ये नहीं किया और हम नहीं किया। इस पर मैं छोटा सा जवाब चाहूँगा आपसे। नहीं, हम आज हम मोदी जी के 12 साल के कार्य का विवरण की हम बात कर रहे हैं, तो जो उन्होंने नहीं किया इसलिए तो आज उनको करना पड़ा और आज हम उनके कामों की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर उन्होंने कुछ इतना किया होता, चाहे विदेश नीति में ले लो आप, चाहे इन्वेस्टमेंट में ले लो, आज सारी चीज़ें हमारा देश बना रहा है, ज़्यादातर चीज़ें हमको बाहर से, चाहे मिसाइल ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो आप, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, चिप बना रहे हैं हम, सब चीज़ बना रहे हैं। तो अगर ये काम उन लोगों ने किया होता तो आज हम क्या बताते। इसलिए अच्छा है उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो हम हमारे और हम तो हमारे काम बताएंगे, हमने जो किया है हमको बताएंगे। ये आम चर्चा है, ये कह नहीं पा रही हैं, क्वेश्चन सबके हैं। ये एक अक्सर ही माना जाता है कि आप लोग विरोधियों को दबाने के लिए अपने एजेंसीज हैं उनका उपयोग करते हैं। कई उदाहरण भी ऐसे सामने आते हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, विरोधियों को हम क्यों दबाएंगे? वो खुद अपने आप में ही लड़ के दब रहे हैं, हमें कहाँ दबाने की आवश्यकता है उनको। वो खुद अपने आप से, खुद के लड़ने से कुछ करेंगे तो सामने आएंगे। उनको दबा कौन रहा है? खुद ही लड़ के आपस में दब रहे हैं, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? जी चलिए, समय कम है। मैं अभी एक आपसे आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि उन माता बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि एक चिंता की बात जो है ये चलिए पैनल की वजह से नहीं, आम चर्चा में भी है कि वास्तव में सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसे नज़ीर पेश की जानी चाहिए कि अगर ऐसा करोगे तो देखो उसका असर ये होगा। पेरेंट्स पहले कहीं कि भैया कहीं जा रहा है, ध्यान से 3 बार कह के भेजें अपने औलादों को कि देख इसका अंजाम ये होता है। तो उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है और जो कानून है उनको सख्ती से लागू भी किए हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ और उसको सख्ती से काम में लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं सोसाइटी को, समाज को भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वो संस्कार दे जो अपराध में कमी लाए। जी चलिए, समय की अपनी एक सीमा है, उसका ध्यान रखते हुए हम नारी को यहीं पे विराम देंगे। और मंजू जी काफ़ी व्यस्त समय में से इनसे आग्रह किया था हमने, क्योंकि अगर ये नहीं जुड़ती तो इनके बिना फिर अधूरा रहता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मोदी जी के बहुमत का एक हिस्सा है, उनके एक मेंबर ये भी हैं जब वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज इनका रहना लाजमी था। आपका बहुत बहुत आभार, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार नारी में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि